इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या 10% आरक्षण सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10% रिजर्वेशन देने के लिए बनाया जाता है। यह सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड होता है, इसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है। सो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक साल कंप्लीट कर चुका है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर चुका है, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके लिए आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या फिर स्टेट लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। उसकी वैलिडिटी एक फाइनेंशियल ईयर ही होती है, यानी कि एक साल होती है। सो अगर आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है या फिर वैलिडिटी के अलावा अगर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का कोई डेटा गलत है, डेटा तो कुछ भी गलत हो सकता है, जैसे आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका जेंडर या फिर आपका एड्रेस, कुछ भी चीज गलत हो सकती है। तो अगर उसमें कुछ सुधार कराना है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना है एक साल के बाद, तो आप कैसे उसकी प्रोसेस करेंगे, कैसे आपको ये अप्लाई करना है और कैसे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करेक्शन होगा, कैसे रिन्यू होगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फॉर्म का लिंक दिया गया है। ये लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे इस फॉर्म को, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या आय संपत्ति प्रमाण पत्र नया बनाने या सुधार करने का एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फिल कैसे करना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे आपको कहाँ जमा करना है, चलिए उसे फटाफट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रति लिखा है उपखंड अधिकारी राजस्व, तो यहाँ पर अपने तहसील का नाम लिखना है। जिस भी तहसील के अंतर्गत आप आते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से किसी अदर जिस भी तहसील से आते हैं तो अपना नाम यहाँ पर, तहसील का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रति उपखंड अधिकारी राजस्व और यहाँ तहसील, और यहाँ तहसील का नाम आप लिख देंगे। मैं आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है। आवेदनकर्ता स्वयं, माता, भाई या अभिभावक, किसके लिए आप आवेदन कर रहा है। अगर देखिए आवेदन जो कर रहा है वो 18 साल से ज़्यादा का है और खुद के लिए आवेदन कर रहा है तो स्वयं यहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर वो 18 साल से ज़्यादा अगर नहीं है तो आवेदनकर्ता उसके पिता होंगे, और भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है जो 18 साल की उम्र से उससे रिलेटेड ज़्यादा हो। आवेदक का विवरण, तो यहाँ पर आवेदक का विवरण भरना है। ध्यान रहे फॉर्म को बड़ी सावधानी से फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर आवेदक और जिसके नाम से बनाया जाना है वो दोनों डिफरेंट थिंग है। तो एक बार अच्छे से वीडियो को कंसंट्रेशन होकर पूरा देखिएगा ताकि आप गलती ना करें, नहीं तो आपको ईडब्ल्यूएस रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि आवेदन करता, तो मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप अपने नाम से बनवा रहे हैं, आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट चाहिए, तो आप अगर अपने से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप आवेदनकर्ता बन सकते हैं। नहीं तो आप अपने पिताजी के उसमें से फिल करवाइए, तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा। जैसे अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपके पिताजी यहाँ पर करेंगे कि आवेदनकर्ता पिता। इसके बाद आवेदक का विवरण, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद उसके पिता के पिता का नाम आएगा। जैसे कि आपके पिताजी अगर कर रहे हैं, अगर आप माइनर हैं, पिताजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा। आपके पिताजी के पिताजी के यानी कि आपके दादाजी का नाम यहाँ पर आएगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर फिल करेंगे अपना पिताजी आपके। फिर आवेदक का वर्तमान पता और यहाँ पर सारी डिटेल फिल करेंगे। यह जानकारी अनिवार्य रूप से भरी जाए। अब यहाँ पर देखिए, जिसके नाम पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना है उसका विवरण। अब यहाँ पर उसका विवरण आएगा, यहाँ पर उसका ब्यौरा आएगा जिसके लिए ईडब्ल्यूएस बनाया जाना है, यानी कि जैसे आपके लिए बनाया जाना है। लेकिन अगर आप माइनर हैं तो पिताजी के नाम से एप्लीकेशन करेंगे तो आवेदनकर्ता आपके पिताजी होंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी डिटेल फिल की जाएंगी। तो यहाँ पर आपका नाम में आपका नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर पिता के नाम में आपके पिताजी का नाम आएगा। यहाँ पर इंग्लिश में नाम आएगा, हिंदी में, फिर इसके बाद इंग्लिश में, पिता का नाम फिर अंग्रेजी में। यहाँ पर आपका नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में, आपका नाम इंग्लिश में, पिता का नाम इंग्लिश में, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, आपका धर्म, आपकी जाति, सरनेम, और यहाँ पर स्थान जो भी आपका रहने वाला है वो आप फिल करेंगे। इसके बाद अगर आप आयकरधारी हैं, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, तो यहाँ पर अगर आपने जब इनकम टैक्स फिल किया है तो उसकी डेट भरेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन आय एवं संपत्ति का विवरण,
तो क्या आवेदक करदाता है? अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आवेदक पर संपत्ति कानून लागू होते हैं? नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। हितग्राही की समग्र आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे। परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग फिल करेंगे और यहाँ हिंदी में लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके नाम पर उस गांव पे कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, तो आप उसका विवरण यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के अंतर्गत कोई अगर जमीन आती है तो उसका विवरण आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप अपने घर का भी विवरण दे सकते हैं जहाँ पर आपका प्लॉट बना हुआ है। यहाँ पर नीचे साइन और मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र यही आपको जारी किया जाएगा, जो कि डिजिटली होता है। अब यहाँ पर शपथ पत्र, अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं, खुद एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप ये खुद कर सकते हैं। नहीं तो जो आवेदक, यहाँ पर आप देख सकते हैं अवयस्क की स्थिति में माता पिता पालक द्वारा प्रस्तुत किए जाए, तो अगर आवेदक आपके पिताजी हैं तो वो अपनी डिटेल यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर जैसे नाम आएगा, पिताजी का नाम, आयु, जाति, पैन नंबर, और अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर भरा है या नहीं भरा है तो नहीं कर देंगे। अब मोबाइल नंबर अपना देंगे, पता देंगे। यहाँ पर मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ यह कि शपथ करता अपने। अब देखिए यहाँ पर अगर आप माइनर के केस में हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसके लिए आप ये बनवा रहे हैं, अपने पुत्र के लिए, तो अपने लड़के का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप खुद एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो स्वयं लिखेंगे और अपना नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने इनकम सर्टिफिकेट की इनकम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। और यहाँ पर अगर कोई ज़मीन है जो कि आपने पिछले फॉर्म में दिया था उसका ब्यौरा यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद नीचे आप अपनी तहसील का नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आवेदन करने की तारीख लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर, घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर। अब यहाँ पर देखिए कार्यालय, पटवारी, हल्का नंबर, यहाँ पर तहसील का नाम, जिला का नाम आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ फिर तहसील का नाम लिखेंगे। उपयुक्त आवेदक का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे जिसने भी एप्लीकेशन किया है। और यहाँ पर फिर वही अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल फिल करेंगे। नहीं तो इसे आप ऐसे काट सकते हैं, पेन से ऐसे काट सकते हैं। जिस घर पे भी रहते हैं तो उसकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पैन नंबर देंगे। अगर आयकर आपने भरा है तो उसे आप फिल करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर समग्र आईडी फिल करेंगे। इसके बाद स्रोतों से आय, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट में जितनी आय है उसे फिल करना है और यहाँ पर हिंदी में उसे फिल कर देना है। लास्ट आपका ये मध्य प्रदेश शासन का सामान्य ज्ञापन, इसे फिल करना होता है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी है वो इसे फिल करेंगे। यहाँ पर वित्तीय वर्ष आप 23-24 डालेंगे। इस करंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 डालेंगे। इसके बाद प्रमाणित किया जाता है। अब यहाँ पर आपका नाम आएगा। देखिए जिसके भी नाम से बनाया जाना उसका नाम अब यहाँ पर आएगा, उसके पिता का नाम, कस्बा, यहाँ पर सारी डिटेल आएंगी। इनके वित्तीय वर्ष 2023-24 का आप यहाँ पर बनवाए तो पूरा 1 साल चलेगा। जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि ये नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पर फिर आपका नाम आएगा, आपकी कास्ट आएगी और यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा। यहाँ पर आपके तहसीलदार का सील, सिग्नेचर रहेगा। अब तो ये डिजिटली बन के आता है, तो इसे आपको फिल करना है। और पूरा फिल करने के बाद इस पर आपको अपना जो पुराना वाला EWS सर्टिफिकेट है उसे आपको लगा देना है। यहाँ पर अपना EWS सर्टिफिकेट का नंबर भी लिख देना है। और आय प्रमाण पत्र आपका और निवास प्रमाण पत्र, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के और अपने तहसील ऑफिस में इसे सबमिट कर देना है, या फिर अपने लोक सेवा केंद्र में इसे जमा कर देंगे। इसके बाद आपका EWS सर्टिफिकेट रिन्यू करके आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप EWS सर्टिफिकेट में संशोधन कैसे कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।